हेलो एंड वेलकम टू मिनीहोर आईएएस। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और पॉलिटी को समझने के लिए अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस को समझना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रियम्बल को समझना पड़ेगा। जिस तरह उस बुक्स में क्या दिया हुआ है, उस बुक्स में किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है, उसको समझने के लिए पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, प्रीफेस पढ़ना पड़ता है जो बुक के कवर के बाद दिया रहता है, राइट। उसी तरह अगर आपको संविधान पढ़ना है, संविधान समझना है कि संविधान में दे क्या रखा है, किस चीज की हमें नीड्स होती है, तो इसके लिए आपको प्रियम्बल समझना जरूरी है। क्योंकि जो संविधान का पूरा कंप्लीट क्रक्स है वो कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, प्रीएम्बल पर। तो आज की वीडियो में हम प्रीएम्बल को अच्छे से कवर करेंगे, साथ में इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में उसको भी समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जजमेंट दिया है, इन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स से उठाए हैं। इसका आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखेंगे तो इसका आंसर रोज की तरह आपको मिल जाएगा, राइट। अब चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज व्हाट, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ये एक कॉन्स्टिट्यूशंस का भाग है बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशंस, सॉरी नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज टू लीगल इफेक्ट ईदर, a part of constitution and has the same legal effect as any other part, and fourth option says that a part of constitutions but has no legal effect independently of other part। ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का वेरियस जजमेंट्स आया रिगार्डिंग द प्रीएम्बल उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है ऑप्शंस में, आपको बहुत ही केयर करके इसका आंसर लिखना है, राइट। बहुत ही केयर करके उस आंसर को मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट। द माइंड ऑफ मेकर्स, राइट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया है, अगर उनके माइंड को हम स्टडी करें कि कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाते समय उनके माइंड में क्या चल रहा था, किस तरह वो सोच रहे थे कि आने वाले समय में फ्यूचर में क्या क्या नीड्स होगी और इस प्रेजेंट टाइम के कंटेक्स्ट में क्या नीड्स है और हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत क्या थी, तो जो उनका माइंड था वो सोच रहा था वो क्या है, बेसिकली कौन से पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशंस का वो रिफ्लेक्ट करता है। पहला है प्रियम्बल, दूसरा है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डीपीएसपी एंड ऑप्शन डी है फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, या फिर प्रियम्बल और डीपीएसपी में इसकी बात की गई है, या फिर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, राइट। यहाँ पर डीपीएसपी होगा या फिर नन ऑफ दी अबव। ये 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, राइट। अब चलिए समझते हैं प्रियम्बल होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बैकग्राउंड समझना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो जो ये प्रियम्बल है वो बेसिकली कंप्लीटली बेस्ड है कहाँ पर, एक रेजोल्यूशन पर। वो रेजोल्यूशन जो चलाया गया था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाया गया था ऑन 13 दिसंबर 1946 में, राइट। इसको एक्सेप्ट किया गया जनवरी 22 1947 में, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया। और उसके बाद अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स आया 26 जनवरी 1950 से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने जो रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन चलाया था, वहां पर इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो हमारा प्रियम्बल है वो इस रेजोल्यूशन पर बेस्ड था, राइट। इसका पहला पॉइंट जो है वो कहता है द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, राइट, इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा, किसी पर हमारा अधिकार नहीं होगा, कोई भी हम पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा, हमारी जो पॉलिसीज होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, जो भी डिसीजन हमको लेना है वो हम खुद लेंगे, राइट। जो अल्टीमेट पावर है मींस सुप्रीम पावर, वो किस पर बेस्ड होगा, जो यहाँ के लोग हैं इंडियन पीपल पर बेस्ड होगा, राइट। इसके साथ यहाँ पर रिपब्लिक की बात की गई है कि जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट, वो सीधा इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट किए जाएंगे, राइट। जैसा आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज की अहम भूमिका होती है और इसी में एमपी और एमएलए होते हैं, उसके बाद यही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, राइट। और ये पोस्ट जो होगा वो हेरिडेटरी नहीं होगा, जिस तरह ब्रिटेन में जो किंग होते हैं या क्वीन होते हैं उनकी पोस्ट क्या रहती है, हेरिडेटरी रहती है, उन्हीं के फैमिली के लोग उनके सक्सेसर बनते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पर जो है हेड ऑफ स्टेट को अपॉइंट या इलेक्ट किया जाएगा, बेसिकली इलेक्ट किया जाएगा, राइट। यहाँ पर थर्ड जो ऑब्जेक्टिव बताया गया कि सिटीजन्स वर टू बी गारंटीड जस्टिस, राइट। जो सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस मिलेगा, गारंटी इसकी दी गई है, इक्वलिटी साथ में लिबर्टी भी, राइट। जस्टिस की यहाँ पर बात की गई है कि किसी भी, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर या सेक्स के बेसिस पर, किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, राइट। इसके साथ में यहाँ पर इक्वालिटी की बात भी की गई है कि जो है वो लॉ के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करेगा,
लॉ के सामने सभी लोग क्या है, इक्वल है, राइट। हालांकि अगर हम गवर्नर की या प्रेसिडेंट की बात करें तो उनको कुछ मायने में प्रिविलेज मिला हुआ है, लेकिन कब तक, जब तक वो अपने पोस्ट पर है, जब तक वो अपने ऑफिस को एंजॉय करते हैं, राइट। उसके बाद में वो प्रिविलेज उनका एंड हो जाता है। तो इसी तरह कानून के सामने सभी बराबर है, आपने कहावत तो सुनी होगी, राइट। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम, राइट। किसकी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और एक्शन की फ्रीडम। अब एक्शन का यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार दें या किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, आप कोई भी जो बेतुकी भाषा का यूज करते हैं, राइट, ऐसी स्पीच फैलाते हैं जिससे क्या कुछ टसल्स क्रिएट हो जाए, इस तरह का फ्रीडम नहीं। लेकिन फ्रीडम होना चाहिए, आप अपना व्यूज, आप अपना ओपिनियन आसानी से रख सकते हैं। कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूर लगता है, राइट। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बहुत से जो है राइट्स दिए गए, लेकिन सभी राइट्स का एक लिमिटेशन है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी केस आया था, राइट, कर्नाटका का हिजाब केस, उसमें क्या था कि आर्टिकल 25 के अंदर आपका फ्रीडम तो दिया गया है, ये फ्रीडम है, आपको अपना रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस तरह चाहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहीं पर क्या दिया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, राइट। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है तो आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वहां पर लगा सकते हैं, राइट। इसके साथ में वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी की बात की गई कि जो माइनॉरिटी है या फिर डिप्रेस क्लास है या फिर ट्राइबल्स है, इनके वेलफेयर की बात की गई। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से और इसी पर बेस्ड जो है हमारा वो है प्रियम्बल। जब भी मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो कंप्लीटली आप देखेंगे कि इसी पर बेस्ड है, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस भी हुए। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो पहले जो है ये अमेरिका 1787 में पहली बार अमेरिका में लाया गया था, राइट। इस पर भी कई डिबेट चली थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कुछ इसके नेचर में चेंज किया जाए, उसको यूएसएसआर के बेस पर किया जाए। तो कोई कोई अपना तर्क दे रहा था, राइट, बेसिकली। तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी तो सभी कॉन्स्टिट्यूशंस का कर रहे थे, राइट, लेकिन उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें सेटिस्फाई करे, वो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, राइट। तो बैकग्राउंड होगा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो रेजोल्यूशन चलाया गया था उसी पर बेस्ड प्रियम्बल बनाया गया। इसको फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया था, राइट। रेजोल्यूशन चलाया कब गया था, 13 दिसंबर 1946 में। नाउ अब बात करते हैं कि प्रियम्बल है क्या। देखिए, जब आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो बुक्स का प्रीफेस नहीं पढ़ते, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, राइट। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उस बुक्स का क्रक्स समझना है कि उस बुक्स में राइटर ने बेसिकली क्या हमको प्रोवाइड किया है, क्या लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उस बुक्स का प्रीफेस पढ़ना चाहिए। वो बेसिकली एक क्रक्स ही होता है, पूरे कंप्लीट बुक का एक क्रक्स होता है जो प्रीफेस में दिया रहता है कि इस बुक्स में क्या क्या कवर की गई है। उसी तरह प्रियम्बल भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी बातें कवर की गई हैं, कौन कौन सी बातें हमारे लिए जरूरी हैं, वो सभी जो है प्रियम्बल में दिया गया है। यही है प्रियम्बल। बेसिकली प्रियम्बल क्या है, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, वही क्या है, प्रियम्बल। जैसे जो एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, एन ए पालकीवाला, उन्होंने क्या कहा था कि प्रियम्बल क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। इसको ध्यान से समझना। आपका आइडेंटिटी कार्ड, जैसे स्कूल्स में आप लोगों ने देखा होगा, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, आपका क्लास, आपका रोल नंबर, आपका नाम, ये पूरा डिटेल आपका रहता है, राइट। तो वो क्या है, वो बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है आपका। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तो वो है प्रीएम्बल, राइट। प्रीएम्बल बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सॉरी आइडेंटिटी कार्ड है, राइट, जो उसको रिफ्लेक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव कौन है, स्टेट का नेचर कैसा होगा, राइट, सोवरेन होगा या किसी पर डिपेंडेंट होगा, राइट। इसके साथ में जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सब कुछ बातें इसमें दी गई है। इसमें एक बार अमेंडमेंट भी किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, राइट, ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। यहाँ पर दो वर्ड ऐड किए गए थे, एक तो है सोशलिस्ट और एक है सेक्युलर। ये आपको ओरिजिनली नहीं मिलेगा, ये दो वर्ड बाद में ऐड किए गए थे, ये आपको याद रखना, कभी कभी इस पर स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता। अब यहाँ पर आपके सामने एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल होता क्या है, ये तो आप आसानी से आप समझ गए होंगे, राइट। यहाँ पर प्रियम्बल क्या कह रहा है, इसको समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, यहाँ पर दिया हुआ प्रियम्बल। यहाँ पर लिखा बी, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, to constitute, इसको ध्यान से समझना, to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। क्या सिक्योर करना है अपने सिटीजन्स के लिए, जस्टिस। और ये जस्टिस किसके बारे में, सोशल जस्टिस होना चाहिए, उसको समाज में न्याय मिलना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, जो उसको जरूरत है इकोनॉमिकली वो उसको मिलना चाहिए। इसके साथ पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आप 18 अबव हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो पंचायत का चुनाव हो वो लड़ सकते हैं। अगर आपको इस पर रोक दिया जाए, राइट, आप एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी आपको रोक दिया जाए, तो ये जस्टिस तो नहीं हुई, ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। उसके बाद लिबर्टी की बात की गई है कि हम सिटीजन्स को क्या क्या देंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। लिबर्टी मींस होता है फ्रीडम, किसका फ्रीडम, थॉट का फ्रीडम,
एक्सप्रेशन का फ्रीडम, बिलीफ का फ्रीडम, ये आपको फंडामेंटल राइट में मिल जाएंगे, ये आपको डीपीएसपी में मिल जाएंगे, राइट। इसको ध्यान से समझना है। ओके, अगेन यहाँ पर इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स होता है समानता, राइट। जैसे अपॉर्चुनिटी की समानता मिलनी चाहिए, ठीक है, स्टेटस की समानता मिलनी चाहिए, राइट। तो ये सब भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब भी आपके फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। फ्रेटर्निटी आपके डीपीएसपी में भी दिया गया है, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, राइट। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इसीलिए दिया गया है कि हम फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ब्रदरहुड को क्या दे, बढ़ावा दें। तो ये सब बातें अगर आप देखेंगे तो जैसे डीपीएसपी में आपका जस्टिस के थ्रू, राइट, जो फैथ और वर्शिप से रिलेटेड है या जो फ्रीडम से रिलेटेड है वो आपका फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, राइट। इसके साथ में इक्वालिटी आपका फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। फ्रेटर्निटी आपके जो है सिंगल सिटीजनशिप तो है ही, इसके साथ में फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है, राइट। इसके साथ स्टेट के बारे में भी बताया गया है कि हमारा स्टेट किस तरह होगा, सोवरेन होगा, राइट। सोशलिस्ट होगा, सोशलिस्ट मीन्स कि किसी एक ही पार्टिकुलर सेक्शंस को आप सब कुछ प्रिविलेज नहीं दे सकते, राइट। आपको उस पूरे समाज को लेकर चलना, जो भी पॉलिसी आपको फॉर्मुलेट करनी है वो सब उस समाज को ध्यान में रखकर तब आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, राइट। उसके साथ सेकुलर कि इस स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेप्शन भी है, राइट। तो वहां पर आर्टिकल जैसे 29 30 में क्या हो रहा है कि जो माइनॉरिटी है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, राइट। तो इस तरह से है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी एक ही पार्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देंगे, राइट। अभी मैं इस सारे वर्ड को आसानी से आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पर आपने समझा क्या कौन कौन से वर्ड हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कितने हो गए, 5। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट इज 9, राइट। 9 वर्ड हो गए जिसका मीनिंग अभी हम समझेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जस्टिस कभी कभी पूछ लेता है कि कितने टाइप का जस्टिस प्रियम्बल में दिया हुआ है। तो एक है आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और दूसरा पॉलिटिकल, राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये आपका एक प्रियम्बल हो गया। आप समझते हैं इसमें जो होता है कीवर्ड दिए हैं, ये इसका मतलब क्या है, और जो संविधान में हमारे प्रोविजंस दिए गए हों, जो भी पार्ट दिए गए हों, किस तरह से रिलेटेड है, राइट। पहला वर्ड है हमारा सोवरेन। सोवरेन का मीन्स कंप्लीटली ये होता है कि हम एक क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर हम डिपेंडेंट नहीं है, किसी के हम डोमिनियन नहीं है, हम बिल्कुल फ्री है, अपना जो पॉलिसी है हम खुद फॉर्मुलेट कर सकते हैं, सॉरी अपना जो डिसीजन है वो खुद हम ले सकते हैं, राइट। ये होता है सॉवरेन का मतलब। समझ के, सॉवरेन मीन्स क्या होता है कि हम पर कोई हावी ना हो जाए, राइट। हम अपनी पॉलिसी को खुद फॉर्मुलेट करेंगे, खुद डिसीजन अपना बनाएंगे, हम किसी दूसरे के दम पर नहीं चलेंगे या कोई दूसरा हमें नहीं चला सकता। ये होता है सोवरेन का मतलब। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड एड किया गया, जैसे मैंने पहले बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये एड किया गया, राइट। इसके पहले अगर आप देखें तो सोशलिस्ट के अगर हम बात करें तो इससे पहले डीपीएसपी में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए थे, राइट, लेकिन ये बाद में एड किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है उसको समझना है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, इसके साथ सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है, उसका एम क्या है बेसिकली, ये आपको याद रखना। अगर पूछ लेता तो आपको बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो मेन एम होता है, उसका मेन होता है एम कि वो पॉवर्टी को खत्म करे, राइट। पॉवर्टी को खत्म करे, इन इक्वालिटी को खत्म करे, राइट। इसके साथ इग्नोरेंस को खत्म करे, डिसीज को खत्म करे, राइट, अपॉर्चुनिटी लेकर आए सबके लिए बराबर। ये होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, राइट। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन सोशलिज्म पर भी कहा है कि जो इंडियन सोशलिज्म है वो बेसिकली एक ब्लेंड है, किस पर, मार्क्सिज्म और गांधीज्म पर, दोनों पर ये है। मींस कि हम एक इक्वल में लेकर चल रहे हैं, राइट, कि जो गांधीज्म की फिलॉसफी है या मार्क्सिज्म की फिलॉसफी है, कंप्लीटली हम उस पर डिपेंड है, राइट। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा इंडियन सोशलिज्म है। तो एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और हमारा खुद का क्या है, एक इंडियन सोशलिज्म, राइट। लेकिन यहाँ पर नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट दिया गया था कि जो है तो मार्क्सिज्म और गांधीज्म पर बेस्ड, लेकिन हम किसकी तरफ लीन है हैविली, वो गांधीज्म सोशलिज्म पर लीन है, राइट। मतलब जो गांधीज्म फिलॉसफी है उस पर हमारा सोशलिस्ट का एजेंडा है, राइट। अब तीसरा आता है सेक्युलर। देखिए सेक्युलर को समझने के लिए ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया गया। आपको दो वर्ड समझना पड़ेगा। एक होता है एथिस्टिक, राइट, आपने इसका मतलब सुना होगा एथिस्टिक। एथिस्टिक मीन्स क्या होता है, एंटी रिलीजन, मतलब वो सभी रिलीजन को कंडेम करता है, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। एक होता है आपका थियोक्रेटिक, राइट। अब ये थियोक्रेटिक कौन होते हैं, प्रो रिलीजन होते हैं, मींस कि किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, राइट। जैसे जो हिंदू होगा हिंदू को सपोर्ट करेगा, अपने बेसिकली धर्म को सपोर्ट करेगा, और जो मुस्लिम होगा वो मुस्लिम को सपोर्ट करेगा, राइट, अपने धर्म को जो सपोर्ट करेगा। तो ये होता है थियोक्रेटिक। लेकिन सेकुलर स्टेट में क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो सेकुलर स्टेट होते हैं तो वो बेसिकली रिलीजियन के मैटर पर बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं, राइट। जैसे यूएसए होगा, इंडिया होगा, ये रिलीजियन के मैटर पर बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। अगर आप बांग्लादेश का देख लीजिए, राइट, श्रीलंका का देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, उस पर क्या है कि एक ही रिलीजन पर, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, राइट, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मुस्लिम, सॉरी, ये जो है
ऑफिशियल रिलीजन जो है मुस्लिम है, राइट। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश में डिवाइड हुआ, उसका बेसिस क्या था? रिलीजन ही तो था। तो पाकिस्तान क्या है? आप कहेंगे सेक्युलर है? नहीं, वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है, राइट। और लेकिन जो किसी भी रिलीजन को, जो रिलीजियस के मैटर पर न्यूट्रल रहता है, वो होता है सेक्युलर स्टेट। मीन्स कि वो अगर करेंगे तो सभी रिलीजन को इक्वल देखेंगे, वो किसी एक रिलीजन के जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे इस पर जो फंडामेंटल राइट ही आपका दिया गया है, राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में 25 से लेकर 28 तक, राइट। तो ये हो गया आपका सेक्युलर। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक दो शब्द से बना है, इसको ध्यान से आपको समझना है। एक होता है डेमोस, और एक जो वर्ड होता है वो होता है, बहुत ध्यान से समझना, आप आसानी से समझ जाएंगे, क्रोशिया, राइट। डिमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रोशिया का मतलब होता है रूल, राइट। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जो पीपल के द्वारा, वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा रूल किया जाए, वही होता है डेमोक्रेटिक, राइट। अब यहाँ भी आपको दो वर्ड समझना है। एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रेफरेंडम कराया जाता है, राइट, प्लेबिसाइड करवाया जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड में। वहां पर क्या, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो सिस्टम आते हैं। एक तो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया। एक आपका होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे आपका यूएसए हो गया, राइट। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो टाइप के डेमोक्रेसी होते हैं। हमारा क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी हमारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बेसिकली यही कि एक पीरियोडिक इलेक्शंस हो। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शंस कब होता है, 5 साल बाद। राष्ट्रपति का इलेक्शंस कब होता है, 5 साल बाद, राइट। अगर यही आप ब्रिटेन में देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर क्या है कि वहां पर जो है हेरिडेटरी बेसिस पर चलते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक पीरियोडिक इलेक्शंस होता है। इसके साथ ही एक इसका और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट। अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ युवा हैं, अडल्ट हैं, जैसे आर्टिकल 326 में कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आर्टिकल 326 में क्या दिया गया है, 326 में यह दिया गया है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, राइट, जो 18+ हैं, उन सभी को वोटिंग का अधिकार होगा, उससे उनको वंचित नहीं किया जाएगा, राइट। और 325 में दिया हुआ है। 326 में जो है आपका दिया गया है कि जो इलेक्शन होगा किसका, लोकसभा का प्लस स्टेट असेंबली का, वो अडल्ट सफरेज पर होगा। ये दिया गया है 326 में, राइट, कि जो लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होगा वो अडल्ट सफरेज पर होगा। यही होता है डेमोक्रेसी। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, जैसे चाइना की बात करें, तो वहाँ डेमोक्रेसी थोड़ी नहीं, राइट। अभी सी जिनपिंग का जो इलेक्शन हुआ, वो तीसरे टाइम जो है अपॉइंट किए गए थे चीफ कम्युनिस्ट पार्टी के। तो वहाँ पर लोगों द्वारा अपॉइंट थोड़ी नहीं किया जाता। लेकिन हमारे में, या जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, वहां पर क्या होता है कि लोगों द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यही होता है डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। इसके साथ में रिपब्लिक, जैसे रिपब्लिक का मेन समझिए कि हेड ऑफ स्टेट, राइट। हमारे यहाँ हर 5 साल में हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वहीं अगर आप ब्रिटेन में देखें तो वहां पर हेरिडेटरी बेसिस पर होता है, राइट। क्वीन या फिर उनके फैमिली जो है बेसिकली हेड ऑफ स्टेट बनते हैं, राइट। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो अडल्ट सफरेज के बेसिस पर नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पर होता है। लेकिन जो इलेक्टोरल कंसिस्ट करते हैं उनको कौन चुनकर भेजता है, जनता भेजती है, राइट। तो हमारा क्या है, एक रिपब्लिक है, राइट। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है कि लोगों द्वारा हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, राइट। तो वहीं ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में लोगों द्वारा नहीं चुना जाता, हेरिडेटरी बेसिस पर होता है। फिर बात करते हैं जस्टिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की जो है बात करता है, राइट। लेकिन एक आपको रिपब्लिक में और एक आपको बात समझनी है कि रिपब्लिक में एक होता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हेरिडेटरी पोजीशन होता है वो उसकी फैमिली एंजॉय करते हैं, वही हेड ऑफ स्टेट होते हैं। रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोनार्की और रिपब्लिक में डिफरेंस होता है। रिपब्लिक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अपॉइंट किए जाते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए। जैसे यूएसए में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं, इंडिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यानी पावर किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होती, जिस तरह ब्रिटेन में होता है, राइट। अब बात करते हैं जस्टिस की, राइट। जो जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय देना, राइट। अगर हम न्याय से वंचित रहेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही कुछ नहीं है, राइट। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जस्टिस। और जस्टिस बात की गई है 3 टाइप्स की। सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, समाज में किसी से भी भेदभाव आप नहीं कर सकते। इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, राइट। ये आपको मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आपको मिल जाएंगे, राइट। जो आइडिया है ना सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का, ये बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया गया। तो जस्टिस आप समझ गए कि सबको जो है बराबर का न्याय मिलना चाहिए, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, और इसके साथ में सोशली भी, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी मींस फ्रीडम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट में कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फ्रीडम पर बेस्ड हैं, बेसिकली सारे ही फ्रीडम है, राइट। तो लिबर्टी मींस होता है कि फ्रीडम देना, राइट। कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे, किसी भी एक्टिविटी पर नहीं लगा सकते, राइट। लोगों को फ्रीडम होगा थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, राइट। और ये जो लिबर्टी का आइडिया है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया, जबकि जस्टिस कहां से लिया गया, रशियन रेवोल्यूशन से। आई होप लिबर्टी भी आपको क्लियर हो गया। लिबर्टी मींस होता है फ्रीडम, कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके। किसी को आप हेट स्पीच नहीं कर सकते, राइट। कुछ रेस्ट्रिक्शन भी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा है। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना कि किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन चलाया गया था उसी तरह जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वालिटी। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इक्वालिटी मीन समानता।
कि रूल ऑफ लॉ के सामने सभी क्या है, समान है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ एक्सेप्शन जो मिले हुए हैं, लेकिन वो कब तक, जब तक वो अपने ऑफिस को एंजॉय कर सकें, उसके बाद तो फिर वही होना, राइट। तो इक्वालिटी मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर, चाहे जो, कानून के सामने वो सभी भी बराबर रहेंगे, राइट। या भी किसी भी सेक्शन को प्रिविलेज नहीं मिल सकता, जैसे 14, 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल में आपका कहा गया है, राइट। क्या है, प्रिविलेज बिल्कुल किसी भी सेक्शन को, किसी भी लोग को नहीं मिलेगा। सभी लोग क्या हैं, वो नियम के सामने बराबर हैं, कानून के सामने बराबर हैं। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मीन्स बेसिकली सन्स ऑफ ब्रदरहुड, राइट। जैसे इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया कि सिंगल सिटीजनशिप लाया गया। ये अगर आप अमेरिका में देखें तो डबल सिटीजनशिप है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। वहीं अमेरिका में क्या है कि आप भारत का भी नागरिक रह सकते हैं अमेरिका में, लेकिन जैसे अमेरिका की आप नागरिकता लेंगे वैसे भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये बेसिकली आपका फ्रेटर्निटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिया गया आर्टिकल 51 में, राइट, जो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस की बात करता है कि जो एक नेशन में, हमारे देश में जो यूनिटी बरकरार रहे, राइट। तो ये फ्रेटर्निटी इसीलिए लाया गया ताकि यूनिटी रहे और इंटीग्रिटी रहे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ना वो डाइवर्स कल्चर है यहाँ पर। तो अगर भाईचारा नहीं रहेगा तो फिर एग्जिस्टिंग इतना आसान नहीं होगा, राइट। तो इसलिए फ्रेटर्निटी भी लाया गया। आई होप ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, इसका मतलब क्या है। और अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा होगा तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो चलाए गए थे वो सब कुछ प्रेम्बल में है, इसीलिए इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बात करते हैं प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो इसमें आपको तीन केस समझना पड़ेगा, राइट। वो तीन केस क्या है। पहला केस है बेरोबरी यूनियन केस 1960 का। यहाँ पर मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। ये सिर्फ एक जनरल पर्पज दिखाता है कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं उसका एक जनरल पर्पज है क्या, बस, राइट। जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन का उनके माइंड को सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, बाकी ये पार्ट नहीं है, राइट। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस फेमस केस है, जैसे आपको पता होगा 24 अप्रैल 1973 में इसका जजमेंट आया। इसमें अपना जो है ओपिनियन रिवर्स कर दिया और इन्होंने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का और इसकी एक अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस भी है, राइट। क्योंकि इसको बेसिकली इंटरप्रिटेशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट यूज करता है और यूज किया जा सकता है। उसके बाद में एक केस और LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995 में। इसमें भी क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस का, राइट। लेकिन प्रेम्बल क्या है कि सोर्स ऑफ पावर नहीं है कि आप प्रेम्बल में जो कुछ दिया उसके अकॉर्डिंग आप लेजिस्लेचर में काम नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग आप रूल नहीं बना सकते, ना ही जो है किसी के पावर पर प्रोहिबिशन लगा रहा है, राइट। मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं है, राइट, जस्टिसेबल नहीं है, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इस तरह आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता, लेकिन इसमें जो है आप नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, इसलिए ये कोई सोर्स नहीं है पावर का, लेकिन फिर भी ये एक इंटीग्रल पार्ट है। अब बात करते हैं इसके अमेंडेबिलिटी की कि क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं या अमेंड नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर बेरोबरी यूनियन केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आप प्रेम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। इसी को लेकर एक जो पेटिशनर था वो पहुंच गया, राइट। ये बेसिकली केशवानंद भारती केस में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि अपना जजमेंट जो है रिवर्स किया था। कहा था कि क्या है कि प्रेम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब पेटिशनर का क्या रोल था, उन्होंने क्या कहा कि पेटिशनर ने कहा कि जैसा कि ये एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है इंडिया का, राइट, पार्ट तो है, लेकिन LIC में, LIC वाले केस में उसने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है। तो पेटिशनर ने क्या कहा केशवानंद भारती केस में कि जो ये है वो एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए आप इसको अंडर आर्टिकल 368 जो बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंड करने का, उससे के अकॉर्डिंग आप अमेंड नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये एक पार्ट जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जो इसके बेसिक एलिमेंट है या फिर फंडामेंटल फीचर्स हैं या फिर जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अंडर आर्टिकल 368 अमेंड नहीं कर सकते, राइट। जबकि जो 1976 में हुआ था उसको वैलिड रखा गया। तो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो उसके बेसिक फीचर्स हैं, जो आपको पता होगा कि बेसिक डॉक्ट्रिन जो है केशवानंद भारती केस से उपज कर आई थी, तो जो उसके बेसिक फीचर्स हैं उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो अगर हम करेक्ट देखें तो उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक फीचर्स जो है वेरियस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 368। इसके साथ ही क्या है कि ये जो है एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अपने क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। ये आपका होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर सही है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, जबकि समथिंग है, ये पार्ट नहीं है तो गलत होगा। ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये सेम लीगल इफेक्ट रखता है जिस तरह अदर पार्ट ऐसा नहीं है, राइट। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है कि इन्फोर्सेबल भी है, राइट, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो दूसरे पार्ट से आप इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
पहला ऑप्शन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं, राइट। लीगल इफेक्ट है, बिल्कुल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ इसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते भाई, तो बेसिक है कि कुछ तो लीगल इफेक्ट होगा, राइट। लेकिन वो दूसरे से नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, राइट, वो दूसरे की तरह नहीं है। तो बेसिकली आपका आंसर डी हो जाएगा। सेकंड है माइंड ऑफ मेकर, जैसे कई बार यहाँ पर आपको मैंने बताया वो प्रेम्बल में रिफ्लेक्ट करता है। इसके साथ इकोनॉमिक जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ पर दिया गया है, इसको आपको ध्यान से करना है। प्रेम्बल तो आप कर देंगे, राइट, ओके, लेकिन ये डीपीएसपी में भी दिया गया है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। जैसे आर्टिकल 39 क्या कहता है कि भाई जो मेन होंगे या वुमेन होंगे उनको बराबर सैलरी दी जाएगी, तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है ना। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो जैसा मैं पहले कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।